नमस्कार। आज की बात में आज मैं सबसे पहले आपको कश्मीर की बेटी की बात सुनाना चाहता हूं। उसका दर्द, उसके आंसू और गुस्से से कांपती आवाज, उसकी चीख जब मैंने सुनी तो मेरा दिल भर आया। इस बेटी की आवाज आज हर हिंदुस्तानी को सुननी चाहिए। आज कश्मीर की एक बेटी ने अलगाववादियों और आतंकवादियों से कहा कि वो हिंदुस्तानी है। सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर कहा, हाँ मैं इंडियन हूं, मेरा क्या बिगाड़ लोगे। हमारे बेकसूर अंकल को मारा इन्होंने, हमारे बेकसूर हमारे ईमानदार अंकल को मारा। हम इंडियन हैं, हम इंडियन हैं, हाँ हम हैं। हमारे अंकल को मारा इन्होंने, हमारे अंकल को मारा इन्होंने। कश्मीर की इस बेटी का नाम आलिया है। ये शहीद डीएसपी मोहम्मद अयूब की भतीजी है। कल रात इसके अंकल डीएसपी मोहम्मद अयूब की मस्जिद के सामने पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। जिन लोग की हिफाजत के लिए डीएसपी तैनात थे, उन्हीं लोगों ने एक पुलिस अफसर को पीट पीट कर मार डाला। मस्जिद में जो लोग नमाज पढ़ने आए थे, उनमें से कुछ लोगों ने डीएसपी अयूब के कपड़े उतारे। बदन पर एक कपड़ा नहीं बचा। उन्हें घेरा, घसीटते हुए ले गए। पहले खूब पिटाई की, इसके बाद पत्थर मार मार कर जान ले ली। आज कश्मीर का एक बेटा शहीद हुआ है। कश्मीर की बेटी ने पूछा, उसके अंकल ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उन्हें इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। कब तक और क्यों सेपरेटिस्ट लीडर्स की हिफाजत पुलिस करेगी। आतंकवादियों और अलगाववादियों के मुंह पर इस बेटी का एक एक लफ्ज करारा तमाचा है। यह कह रही है कि कब तक हमारे घर उजड़ते रहेंगे और कब तक आप अपनी दुकान चलाते रहोगे। हमारे बेकसूर अंकल को मारा इन्होंने, हमारे बेकसूर हमारे ईमानदार अंकल को मारा। हम इंडियन हैं, हम इंडियन हैं, हाँ हम हैं। हमारे अंकल को मारा इन्होंने, हमारे अंकल को मारा इन्होंने। आलिया तो और बोलना चाहती थी, बहुत कुछ कहना चाहती थी। कई साल से उसके मन में जो दर्द बसा है, उसे खुलकर एक्सप्रेस करना चाहती थी। आलिया ऐसा कर पाती, इससे पहले पास खड़ी कुछ महिलाएं उसे खींच कर ले गई कैमरों से दूर। लेकिन जो बात आलिया नहीं कह पाई, वो बात कश्मीर की एक और बेटी ने कही। आपको डीएसपी मोहम्मद अयूब की बड़ी बहन की बात सुनाता हूं। शहीद की इस बड़ी बहन की बात सुनने के बाद आप इस परिवार का दर्द महसूस करेंगे। आज इस कश्मीरी महिला का सब्र जवाब दे गया। सुबह से आंख में जो आंसू थे, वो सेपरेटिस्ट लीडर के खिलाफ गुस्से की आग में बदल गए। शहीद डीएसपी अयूब की बहन ने सबके सामने कहा कि अब वो और बर्दाश्त नहीं करेंगे। कश्मीर ही कश्मीरों का कत्ल करवा रहे हैं। मीरवाइज, गिलानी जैसे लोग सिर्फ घरों को उजाड़ना जानते हैं, बेगुनाहों का कत्ल करना जानते हैं। इनकी और बातें नहीं सुनेंगे। कहाँ गई थी पुलिस फोर्स? एक ऑफिसर को ऑफिसर पे अकेला क्यों छोड़ा? इस गिलानी के पीछे 10-10 होते हैं, मीरवाइज के पीछे 10 होते हैं। मुसलमान का खून बहा रहा है, मुसलमान को खा रहा है। पुलिस से क्यों नहीं हिफाजत की? पुलिस से क्यों नहीं हिफाजत की? हमारा जिक्र कर रहा है, इसको किसने मारा? किसने मारा? पेश करो। मेरा भाई था, मेरा भाई रहेगा और हमेशा रहेगा और जिंदा रहेगा, जिंदा जावेद आइए। और जिसने इसको मारा है, और जो भी लोग थे वो कश्मीरी थे, वो मुसलमान थे, वो कोई आर्मी नहीं थी, वो कोई मोदी के लोग नहीं थे। अपनों ने मारा है और अपने इसका जवाब देंगे और खून के बदले खून पिएंगे। वो नमाज पढ़ने के लिए इस मस्जिद में नमाज पढ़ता था। मुझे नहीं मालूम था कि उसको मौत वहाँ खींच कर ले गई है और वो वहाँ गया है। 5 वक्त नमाजी, शुगर का मारा हुआ पेशेंट, बीमार इंसान, और उसको इन्होंने मारा, उसको इज़ा देकर मारा इन्होंने। ये कौम नहीं है, ये कौम नहीं है, ये बदतर है, काफिरों से बदतर है, काफिरों से, काफिर से बदतर है, काफिरों से। बाहर निकल, बिल से बाहर निकल, मुकाबला कर लोगों का। गोली से कोई नहीं मारा, मार के मारा है, पत्थर मार के उसको। ये कौम नहीं, ये काफिर है। ये आवाज कई दिन तक कानों में गूंजती रहेगी। श्रीनगर के नौपुर इलाके में डीएसपी का घर है। नए सिरे से घर को बनाने की तैयारी थी। घर में बेटा है, बेटी है। बेटी बांग्लादेश से खास तौर पर ईद मनाने के लिए परिवार के पास आई थी, लेकिन ईद से पहले बच्चों के सिर से उनके पिता का साया उठा दिया गया।
आज श्रीनगर में इस घर से सिर्फ एक ही आवाज आई, इन बच्चों का क्या कसूर था। अयूब ईमानदार अफसर था। अयूब ने किसी का क्या बिगाड़ा था। वो बीमार था, कोई मुखबिर नहीं था। वो तो कश्मीर का पुलिस अफसर था, 5 वक्त का नमाजी था, अपनों की हिफाजत के लिए वहां गया था। तो फिर क्यों उसे मार दिया? उस बहन ने जिसने अयूब को पाल पोस का बड़ा किया, उसने कश्मीर के लोगों से आज ये सवाल पूछा, क्या नमाज पढ़ने वाले, क्या मस्जिद में मौजूद लोग यही करने आए थे, खून बहाने गए थे? मैं उसकी बहन हूँ, मैं उसकी बहन हूँ, मैं उसकी बहन हूँ। मैंने इसको पाला है, मेरा भाई, छोटा भाई, मेरा छोटा भाई था। मैंने उसके अपने हाथों से पाला है। खुश था, उसने कुछ किया, किसी को मारा, इसकी ड्यूटी कितनी प्यारी थी। वो बहन जिसने भाई को पाल पोस का बड़ा किया, पुलिस अफसर बनाया, इसका दर्द कोई कैसे भूल सकता है। कल शबे कद्र की रात थी, इस्लाम के हिसाब से सबसे पाक रात, ऐसी रात जो 1000 रातों के बाद आती है, जिसमें इंसान अपने गुनाहों के लिए ऊपर वाले से माफ़ी मांगता है, अपनी ज़िंदगी में अमन चैन की गुजारिश करता है। इसी को लेकर सैकड़ों लोग जामिया मस्जिद में इबादत के लिए आए थे। लेकिन यही रात डीएसपी अयूब के लिए आखिरी रात साबित होगी, ये उनके परिवार ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। घर के बाहर बिलखती भाई के ताबूत को देखकर तिल तिल मरने वाली एक और बहन की बात आपको सुनाता हूं। इसे सुनने के बाद मेरी आंखें भर आई। लेकिन उन लोगों को सबक जरूर सिखाया जाना चाहिए जो कश्मीर के नाम पर, कश्मीरियत के नाम पर बेगुनाह लोगों को जिंदगी दांव पर लगाने से जरा भी नहीं हिचकिचाते। जहाँ उन्होंने कत्ल शहीद किया अयूब साहब को, अयूब साहब मोमिन था, वो क्या मुखबिर था कि उसको मारा गया। वो नमाजी जो वहाँ नमाज पढ़ने गए थे, वो इसीलिए गए थे, यही नमाज है उनकी। ये हमारा भाई जो है, ये हमारा बच्चा जो है, ये शहीद हो गया, इसको शहीद का दर्जा आ गया। कल तो शबी बारात, शबी कदर थी, आज जमीयतुल विदा है, आज जमीयतुल विदा है। वो शहीद हो गया, लेकिन उन्होंने क्या, वो नमाज, यही नमाज पढ़ने आए थे वहाँ। अगर मुखबिर होगा, अगर मारना ही था उनको, लेकिन पहले पूछताछ करता ये कौन है, ये मुखबिर है, ये तो ऑन ड्यूटी है। हम तो सोए थे अपने घरों में शव करके, सुबह के वक्त 6 बजे फोन आया, बादल फट गया, हमारे ऊपर बादल फट गए। कल रात डीएसपी अयूब ने वर्दी नहीं पहनी हुई थी, वो सिविल ड्रेस में थे। वो तो अपने नमाजी भाइयों की सिक्योरिटी के इंतजाम देख रहे थे। इसके बावजूद उन्हें नमाज पढ़ने गए लोगों ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। ये कश्मीर के साथ पूरे देश के लिए बड़ा नुकसान है। इसलिए आज कश्मीर की बेटियां, ये बहुएं खुलकर अपने दिल की बात कह रही हैं। अब इन्हें मीरवाइज और गिलानी जैसे नामों को साफ साफ लेने में जरा भी संकोच नहीं है, डर नहीं है। सिर्फ एक ही बात है, जिसने कत्ल किया, जिसने घर के चिराग को उजाड़ा, उसे सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। क्या बताऊं मैं। और अब आप आते हैं यहाँ वीडियो लेकर, जाओ गिलानी के घर और मीरवाइज के घर, वहाँ जाके रहो, वहाँ वीडियो चलाओ आप लोग। बेगुनाह उनके बच्चे छोटे छोटे हैं। क्या बताऊंगी इसके बारे में, क्या बताऊंगी मैं, ये नहीं देख रहे हो, क्या बताएंगे। दिन में इस तरह की हत्या करना, ये नहीं, ये लोग तो नमाज पढ़ने गए थे, यही करने गए थे वहाँ पर। ये क्या, जरा मुझे बताओ, यही करने गए थे। ये मतलब मिलिट्री ने मारा, किसने मारा? आम पब्लिक ने, आम पब्लिक ने मारा। इसमें अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। तो सजा मिलनी चाहिए, जिन्होंने ये किया है मिलनी चाहिए उनको सजा। हमको क्या पता किसने क्या मारा, हमको तो बिल्कुल, हमको क्या पता, उनको तो सजा मिलनी चाहिए। हाँ जी, उनको तो सजा मिलनी चाहिए। हर कश्मीरी की यही आवाज़ है कि ऐसे लोग को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। उन्होंने एक बेगुनाह को, एक नमाजी को, एक सच्चे मुसलमान को पीट पीट कर मार डाला, जिसका कोई कसूर नहीं था। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो इस क्रूरता के लिए सरकारी सिस्टम पर सवाल उठा रही हैं। इन महिलाओं की बात और इनका दर्द भी सुनना चाहिए, खासकर जम्मू कश्मीर की सरकार को। ये सोचने की बात है, अगर हर एक ऑफिसर के पीछे इतनी सारी सिक्योरिटी होती है, ये भी तो एक ऑफिसर था, इसके साथ कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? एक कश्मीरी कोई मार रहा है। हाँ, क्यों मार रहा है? यहाँ के गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है ना।
आप सीएम साहिबा से कहिए ना इसको जरा सोच के कोई बात करे, कोई हल। मार तो कश्मीरी ही रहा है ना, चाहे मुखबिर मारे, ऑफिसर कोई मारे या कोई मिलिटेंट मारे, मार तो कश्मीरी रहा है। आखिर हमारा फ्यूचर क्या है, हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या है यहाँ? हम किसी भी जगह कैसे, किसने मरवाया किसने नहीं मारा, हम नहीं ये कहते हैं। हम गवर्नमेंट से मेजबाना अपील करते हैं, प्लीज इसको कोई हल निकालिए। इसका क्यों मार रहे हैं हम कश्मीर? इतनी शब कदर की रात थी। मेरा यकीन है कि कश्मीरियों का ये गुस्सा, उनके आंसू टर्निंग पॉइंट साबित होगा। जो दहशतगर्द कश्मीरियों के खून से होली खेल रहे हैं, उनके ताबूत में एक कील साबित होगा। मुझे यकीन है ये आंसू बेकार नहीं जाएंगे, क्योंकि आज इन बहनों की बात सुनकर, डीएसपी अयूब की मौत की खबर देखकर हर कश्मीरी का खून खौलेगा। किसी बेकसूर को रमजान के महीने में ईद से 1-2 दिन पहले मस्जिद के बाहर इतनी बेरहमी से मारकर इंसानियत के खिलाफ जो गुनाह किया गया, कश्मीर का जो कत्ल किया गया, उसका हिसाब कश्मीर के लोग जरूर लेंगे। कश्मीर की इन बेटी, बहू और बहनों का दर्द हम सबके कानों में कई दिन तक गूंजता रहेगा। ये आवाजें सुनाई देती रहेंगी। मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूं जो उस वाकये की गवाह है, जब डीएसपी अयूब को पीट पीट कर मार डाला गया। बात कल रात की है। कश्मीर के नौहट्टा इलाके में जामिया मस्जिद के बाहर डीएसपी मोहम्मद अयूब ड्यूटी पर तैनात थे। इसी मस्जिद में मीरवाइज उमर फारूक भी मौजूद थे। डीएसपी अयूब लोकल थे, वो लोगों को जानते थे, पहचानते थे, इसलिए अपने सीनियर अफसरों से खुद कहकर मस्जिद के एरिया की ड्यूटी मांगी थी। कल रात 12:30 बजे इसी माहौल के बीच डीएसपी अयूब जश्न की तैयारियों की तस्वीरें ले रहे थे। तभी मस्जिद में मौजूद कुछ लोगों ने अयूब को टारगेट किया। सिविल ड्रेस में होने के बावजूद डीएसपी अयूब को आइडेंटिफाई कर लिया। ये लोग आतंकवादी जाकिर मूसा के सपोर्ट में नारे लगा रहे थे। इसी नारेबाजी के बीच भीड़ ने डीएसपी अयूब को घेर कर मारना शुरू कर दिया। पहले जमीन पर गिराया, बदर से पूरे कपड़े उखाड़ कर उतार दिए। लात मुंह से चलाए, इतने से मन नहीं भरा तो पत्थर मार मार कर अधमरा कर दिया और फिर तब तक मारा जब तक आखिरी सांस हलक से निकल नहीं गई, और तब तक मारते रहे और लाश को छोड़कर फरार हो गए। जिन लोगों की हिफाजत के लिए डीएसपी साहब को एक्सेस कंट्रोल के लिए मस्जिद में लगाया था, ताकि कोई गलत अनासर लोगों को डिस्टर्ब ना करे, वहाँ कोई हालात ख़राब ना करे, ताकि लोग वहाँ पर नमाज पढ़ सकें, खुदा का नाम ले पाएं। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोगों ने जो उनको बचाने वाला था उसको शहीद किया और लिंच किया। बहुत अफसोस की बात है। इंसानियत और हैवानियत में फ़र्क बहुत कम हो गया और अच्छाई और बुराई में लोगों को समझना चाहिए हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। जो उनकी हिफाजत के लिए वहाँ ड्यूटी कर रहा था उसी को लिंच कर दिया। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक कि वो डीएसपी साहब जब एक्सेस कंट्रोल मस्जिद का देख के बाहर आ रहे थे तो उसमें कुछ गलत अनासर लोगों ने नारे लगाते हुए उनको दबोचा और उनको मार पीटना शुरू किया और इसी प्रोसेस में लिंच कर दी। इस केस की पुलिस ने जब डिटेल में इन्वेस्टिगेशन की तो उन लोगों के चेहरे आइडेंटिफाई किए जो डीएसपी अयूब के साथ मारपीट में शामिल थे। उन्हें पत्थरों से मार रहे थे। पुलिस को यह भी पता चला कि कल रात नौहट्टा इलाके की जामिया मस्जिद में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर मीरवाइज उमर फारूक और उनके कई सपोर्टर्स भी मस्जिद में मौजूद थे। यहीं से पुलिस को लीड मिली। डीजीपी एसपी वैद ने साफ साफ कहा कि जिन लोगों ने डीएसपी अयूब को लिंच किया उन्हें तड़पा कर मारा, वहशियों की तरह सलूक किया, वो लोग मीरवाइज उमर फारूक के साथी थे, उनके ही आदमी थे। ये मीरवाइज की तस्वीरें हैं जो उस वक्त मस्जिद में मौजूद थे।
वो मस्जिद जिसके बाहर डीएसपी अयूब को पीट कर मार डाला गया। He was ensuring whose protection. Some of them actually became the cause of his death. They murdered him. Definitely his men only are involved in this murder, and they will face the law. श्रीनगर में डीएसपी अयूब को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस के आला अफसरों के अलावा जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती खुद डीएसपी अयूब को आखिरी सलाम देने पहुंची। इसके बाद महबूबा ने वो बात कही जो शायद उन्हें काफी दिन पहले कह देनी चाहिए थी। महबूबा ने कहा कि आज कश्मीर के लोगों ने कश्मीर का खून कर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस में अपने ही लोग हैं, कश्मीर के ही लोग हैं। कश्मीरियों की हिफाजत के लिए अगर उन पर अटैक होंगे तो उनके सब्र को टेस्ट किया जाएगा। अगर पुलिस का सब्र टूटा तो कोई हाफ मेजर्स नहीं होंगे, सीधा ऑन द स्पॉट एक्शन होगा। इससे ज्यादा भरोसे का खून क्या हो सकता है? मैं ये बताना चाहती हूँ, जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है ये पूरे मुल्क में वन ऑफ द बेस्ट पुलिस फोर्स है। ये बहुत ही ज्यादा बहादुर हैं, बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाले हैं, पर इस वजह से ये सब्र कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अपने लोगों के साथ डील करते हुए दे आर शोइंग रेस्ट्रेंट। पर जिस वक्त जिस दिन इनके सब्र का पैमाना लबरेज होगा तो मैं समझती हूँ बहुत मुश्किल हो जाएगी। महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर के लोगों को चेतावनी दी, खासकर हुर्रियत के लीडर से कहा अब भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना वो दिन फिर लौट सकते हैं जब पुलिस की एक जिप्सी देखकर लोग भाग खड़े होते थे। यही हाल रहा तो जम्मू कश्मीर पुलिस दोबारा सख्त तेवर दिखाकर सख्त एक्शन लेने से हिचकिचाई नहीं, कोई सेकंड थॉट नहीं होगा। कब तक ऐसे चलेगा? अभी कुछ दिन पहले ऐसे जो 6-7-5 पुलिस वाले, कल ये डीएसपी को, ये तो कोई अपने काम से नहीं गया था। He was there to protect the lives of people. अपना काम करने के लिए, अपना फर्ज अंजाम देने के लिए गया था। मेरी लोगों से यही गुजारिश है कि ये बहुत ही शर्मनाक वाक़या है। जो लोग आपकी हिफाजत करने के लिए आते हैं, सब्र व तहम्मुल से काम लेते हैं, अगर आप इस तरह से ये सलूक उनके साथ करेंगे तो खुदा न खास्ता अगर इनका सब्र जवाब देगा तो फिर शायद वही खुदा न खास्ता वो पुराना वक्त ना आए कि आप सड़क पे जिप्सी देखते ही लोगों को भागना पड़ेगा। मेरी गुजारिश है लोगों से कि अभी भी वक्त है कि हमें संभलना चाहिए और हमारी जो ये पुलिस फोर्स है, ये हमारी अपनी फोर्स है, ये हमारे अपने बच्चे हैं, इनके साथ इस किस्म का सलूक जो है ये बहुत शर्मनाक है। मीरवाइज उमर फारूक की जहरीली स्पीचेस कई मौकों पर सुनाई दी हैं। मीरवाइज जब मस्जिद के भीतर बोलते हैं तो कश्मीरियों को भड़काते हैं, आग लगाते हैं, आतंकवादियों को और पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लोगों को उकसाते हैं। और जब मस्जिद के बाहर होते हैं तो कश्मीरियों की बात करते हैं, कश्मीरियत की बात करते हैं। लेकिन आज असलियत सामने आ गई। अब पुलिस को, सिक्योरिटी फोर्सेस को मीरवाइज और उनके साथियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जब तक इस तरह के अलगाववादी नेता खुलेआम घूमेंगे तब तक कश्मीर के मासूम लोगों का खून बहता रहेगा, कश्मीर के नौजवानों की जान जाती रहेगी और उनके जनाजे पर मीरवाइज और गिलानी जैसे नेता अपनी दुकान सजाते रहेंगे। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश की तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यूपी की एक लेडी पुलिस अफसर ने आज दिखा दिया कि वर्दी की ताकत क्या होती है। बीजेपी के कुछ लोकल लोग पुलिस से उलझने की कोशिश कर रहे थे, सरकार की धौंस दिखा रहे थे, लेकिन यह अफसर धौंस में नहीं आई। उसने इन छुटभइये नेताओं से कहा कि जाओ चीफ मिनिस्टर से लिखवा कर ले आओ कि बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना है तो पुलिस उसे छोड़ देगी। इस लेडी अफसर का नाम श्रेष्ठा ठाकुर है, डीएसपी है और बुलंदशहर के स्याना की सर्कल ऑफिसर है। लेडी ऑफिसर की बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बहस क्यों हुई इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले दिखाता हूं कि इस पुलिस अफसर ने कैसे इन लोगों का सत्ता का नशा उतारा। हमारे कार्यकर्ता था, तनिष्ठ कार्यकर्ता था, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस और इस तरीके की 2000 बाबू ने मांगे। आपसे मैंने कहा सारे कागज थे उसके पास। ऑफिस की बात है, कचहरी में करने वाली नहीं है और जितने लोग हैं ना सबके खिलाफ मुकदमा करेंगे। नहीं, आप सबको जेल भेज दो ना, सबको जेल भेज दो अभी सबको।
बात करिए। नहीं, इनको जो करना है कर लें दो। बात करो। एक आप लोग एक काम करो, ऊपर चले जाओ, सीएम साहब से लिखा लाओ कि पुलिस को कोई भी अधिकार नहीं है चेकिंग करने का। हम अपनी गाड़ियों की चेकिंग नहीं करवाएंगे। मैडम, हम रोड पे खड़ा होना बंद कर देंगे। आपको पूरा अधिकार है, लेकिन भाजपा के ही कार्यकर्ताओं को क्यों गिरफ्तार करा जा रहा, क्यों उनके साथ ये नाइंसाफी की जा रही है? ये सब भाजपा के। अब ये प्रमोद जी को आपने गिरफ्तार कर लिया और उसके कागज बना दिए, क्या गलती थी? 200 रुपए का उसने चालान में भर दिया, उसके बावजूद उसने मोटरसाइकिल की चाबी निकाल दिया। बदतमीजी, हाथापाई करिए आपके कर्मचारियों ने। आपके साथ मैं अभी आपके ऊपर लिखा दूंगी। पहली बात तो सरकारी ऑफिसर से इस तरीके से बात नहीं कर सकते आप, समझे? असल में बुलंदशहर में कल चेकिंग के दौरान एक बीजेपी के लोकल वर्कर को पुलिस ने पकड़ लिया। उनके पास बाइक के पेपर्स नहीं थे, हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था और ऊपर से पुलिस को धौंस दे रहे थे। आज पुलिस उन्हें अदालत में पेश करने गई। वहां पर इस नेता के 10-12 सपोर्टर्स आ गए और पुलिस को सरकार के नाम पर धमकाना शुरू कर दिया। पुलिस पर रिश्वत मांगने का इल्जाम लगाया। सर्किल ऑफिसर ने सबूत मांगे। इस बीजेपी के वर्कर ने मान लिया कि रिश्वत तो नहीं दी। इसके बाद लेडी अफसर श्रेष्ठा ठाकुर ने बीजेपी के नेता से कहा कि आप जैसे लोग पूरी पार्टी को बदनाम करते हैं, अगर आप लोग ऐसा ही करते रहे तो लोग आपको बीजेपी के गुंडे कहने लगेंगे। आप बताओ, भाजपा के हो कि बसपा के हो? भाजपा के ही नेता हो ना, कल कहोगे भाजपा के साथ बदतमीजी कर दी। जो बात सही है, अगर उसे सही तरीके से आपको कहकर आपको ये लगता है कि आप ये हमारे साथ बदतमीजी कर, ऑफिस में लाओ। 2000 लाओ, कहाँ दे के आए हो? मुझे दिखाओ। नहीं, क्यों दे हम 2000? नहीं दिए ना? नहीं दिए। तो झूठा ब्लेम क्यों लगा रहे हो? नहीं, मैं खुद गया हूँ, मेरे साथ कार्यकर्ता थे। नहीं, कोई नहीं। मेरे समय से चालान में जितना है उतना ही जा रहा है, झूठा ब्लेम नहीं। रही बात प्रमोद की, और मुकदमा ठोक दूंगी 354 का भी। ठोक दो आप, ठीक है? अगर मैं वहाँ खड़ी हूँ, नहीं, कुछ आप लोग जो करोगे वो लगेगा। और ये 50 नहीं 100 इकट्ठा करोगे तब भी डरने वाली नहीं हूँ। ठीक है, सक्षम आज हूँ, कल भी रहूंगी। और फालतू की बात नहीं, ना चालान का झगड़ा या कचहरी में नहीं निपटाओगे आप। 2000 रुपए मांग लिए, किसने मांग लिए 2000 रुपए? चालान के नाम पे 2000 रुपए मांगे जा रहे हैं, सबके साथ ये हो रहा है। ये क्यों आ रही है? इस वजह से कोई नहीं मांगता। सिर्फ आपको शिकायत, और किसको शिकायत है? किसी को नहीं। शिकायत सबको है, सभी जो लोग खड़े हैं, ये जो आए हैं इसीलिए आप सीएम साहब के पास चले जाओ, बोल दो पुलिस का अधिकार नहीं है चालान करने का, हम नहीं करवाएंगे। हम वहाँ पे रात में परिवार को छोड़ के इसलिए नहीं खड़े होते कि मजे लेने के लिए खड़े होते हैं। ड्यूटी करते हैं, इसके बाद आपका धरना देख रहे हैं। ड्यूटी करते हैं वहाँ पे हम, हमें नहीं खड़े होने का शौक है वहाँ पे। हमारे हमरा के ऊपर हाथ छोड़ रहा है वो आदमी, हमसे बदतमीजी कर रहा है, ऐसो से बदतमीजी कर रहा है। ऐसे आदमी भाजपा का आदमी है? नहीं, आप लोग भाजपा को भी बुरा बना रहे हो। धीमे धीमे पार्टी में निकलने लगेगा भाजपा के गुंडे, आप लोग ये बना रहे हो अपने को। इसके बाद बीजेपी नेता ने नई दलील दी। कहा पुलिस अफसर ने चालान काटने के बाद उन्हें थप्पड़ मारे थे, जो गलत था। इस पर लेडी अफसर श्रेष्ठा ने कहा कि अगर पुलिस के साथ बदसलूकी करोगे तो थप्पड़ ही खाओगे। पुलिस को यह हक है और आगे भी ऐसा ही होगा। आप तो अपनी बात रखने के लिए कुछ भी कह दें, आप पे अधिकार है। आप पे भी तो अधिकार है। आप लीगल बात कहो तो मैं सुनूं। आखिर वही कि यही क्यों आए? बाकी तो कल चेकिंग हमने कम से कम 2000 आदमी की हमने सबको तो नहीं बंद किया। इसके बाद भी कूल होने को कहा गया। और तो कुछ ना कहा। क्या था? चाबी मांगी थी, मैं वहीं था। बिल्कुल यहाँ से लेके जहाँ भगवान के शंकर मंदिर के शंकर भगवान में करवा दो हाथ मेरा। केवल चाबी मांगी इंस्पेक्टर साहब से, बिल्कुल खड़े हो जाए। नहीं जाओ। ये तो वो बंदे हैं जो आज चाहे तो हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा करवा दें। कौन करवा दे? आपका बेटा क्या कर रहा था? MBBS करने जा रहा था। नहीं, कल जो मिला मुझे वो जा रहा था, वो जाता था उसमें जिम करने के लिए। जिम में बिना हेलमेट जाएगा? नहीं, मैं कह तो रही हूँ। नहीं, चालान काटिए ना मैडम, सुनिए, कोई चालान नहीं काटिए ना। हाथ कैसे उठा सकती है? क्यों नहीं उठाएंगे? जुर्माना वसूल कीजिए। चालान के बाद हाथ उठाया है, कल भी उठाएंगे। क्यों उठाएंगे? पुलिस पुलिस का सब अधिकार है। हाथ उठाया, अपराधी है। मर्डर किया क्या उसने? मर्डर किया क्या उसने? मर्डर किया क्या उसने? हाथ कैसे उठा दिया मैडम? 15 थप्पड़ मारे हैं। केवल इतना सा मामला, उसने चाबी मांग ली। मैं था, मैं था, मेरा भाई था। दिखाओ रिकॉर्डिंग, दिखाओ। रिकॉर्डिंग अगर होती ना तो फिर और कहीं जाता मैं। तो कहीं भी आपसे नहीं कहता मैं। कहीं भी जाओ। गलत किया है। कहीं भी जाओ। जनप्रतिनिधि पर हाथ उठाने का किसी को अधिकार नहीं। एक बात और कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। हाँ, तुम्हें करने से कोई जरूरत नहीं है, अपनी बात सम्मान करते हैं हम आपका। इस झड़प के बाद श्रेष्ठा ठाकुर ने मीडिया से बात की, पूरा मामला बताया और कहा कि अब वो इनके खिलाफ दूसरी धाराओं में भी केस दर्ज करने वाली है।
क्या हुआ था? मामला चालान का था, उनके पास कागज वागज नहीं थे, उनसे बोला गया चालान करने को, तो वो मुझसे पहले उन्होंने गुंडागर्दी की कि मैं तो कहीं जिला पंचायत सदस्य का वो हूँ। तो मैंने कहा कि भाई वहाँ तो सभी पर्चे बताने लगते हैं, ऐसे तो फिर हम चेकिंग ना करें। इस तरीके से तो हम सबको नहीं छोड़ सकते ना, आजकल तो सभी भाजपा के नेता। बदतमीजी इन्होंने पहले मुझसे हॉट टॉकिंग की, फिर इन्होंने चालान कराने के बाद मेरे हमराह पे बदतमीजी करने लगे। हमराह से बदतमीजी करने लगे, जब देखा स्थिति नहीं कंट्रोल हो रही, ऐसो बढ़ के गए तो उनकी भी वर्दी पे ऊपर वैसे बस झपट रहे थे। इनके खिलाफ दूसरा मुकदमा हम लोग करवाएंगे। बुलंदशहर के एसएसपी ने पुलिस अफसर के एक्शन को सही बताया। हालांकि एसएसपी ने कहा कि बुलंदशहर के बीजेपी एमएलए ने भी पुलिस कर्मियों के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की है, उसकी जांच की जाएगी। 332, 353 से एफआईआर दर्ज करा के उनको कोर्ट पेश करने के लिए आज सुबह ले आया था। ले आने के समय उनका साथ कुछ लोग आए थे, उनके समर्थक लोग, हमारे साथ ये हो रहा है, इसलिए उसके बाद हम लोग का साथ तुरंत मैंने सीओ साहब को हमको जानकारी में आया, इस तरह का कुछ लोग उनका ऑब्स्ट्रक्ट करा उनका कोर्ट ले जाने में, और उसके बाद सीओ साहब अपना प्रयास पोस्ट गया, वहाँ मौके पर उनका जाके समझाया, उसके बाद उन लोगों ने छोड़ दिया। अभी हमसे विधायक जी ने कहा एक एप्लीकेशन दिया उन्होंने, वो कल शाम को घटना हुआ था, उसके बारे में उन्हें जांच करने का आदेश किया था। मैं जांच से हमारा एडिशनल एसपी पर जांच हो रहा है, जांच के बाद जो वहाँ फैक्ट्स निकल गए उसके अनुसार आगे कार्य करेंगे। लेकिन यूपी सरकार की तरफ से कैबिनेट मिनिस्टर सिद्धार्थनाथ सिंह ने बड़ा साफ स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि पुलिस को क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि वो अपराध करने वालों को पार्टी में की नजरों से न देखें, वो किसी भी पार्टी से हो उनके खिलाफ एक्शन लें। हम लोगों ने बड़े स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए, आदेश दिए हुए पुलिस को, जब उनको काम करना है तो कानून का काम करना है, ना देखना है वो किस पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन है। तो इसलिए कहीं पुलिस अपना काम करे तो उनको करने देना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी है कि किसी को निर्दोष को तंग नहीं करना चाहिए। सिद्धार्थनाथ सिंह ने अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि पुलिस को एक्शन ले, इसकी इंस्ट्रक्शन सरकार की तरफ से है, लेकिन निर्दोष को तंग करके ये भी ध्यान रखें। हालांकि जिस नेता ने कारनामा किया वो नेता है ही नहीं, उस जिला पंचायत सदस्य का पति है, लेकिन इस तरह के कारनामों से बीजेपी की बदनामी होती है। पुलिस अफसर ने ठीक कहा कि ऐसे लोग ही सरकार को बदनाम करते हैं। मैंने कल आपसे कहा था कि गायों को बांग्लादेश के कसाईखानों में भेजने वालों के खिलाफ इंडिया टीवी की मुहिम जारी रहेगी। अच्छी बात यह है कि गायों को बेरहमी से नदी के जरिए बांग्लादेश तस्करी करने वालों के खिलाफ असम की पुलिस और बीएसएफ एक्टिव है। आज बीएसएफ ने एक बार फिर 170 से ज्यादा गायों को मौत के मुंह में जाने से बचाया। इसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको गाय तस्करों का एक नया वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह वीडियो भी असम के धुबड़ी का है। इस वीडियो में कुछ तस्कर एक नाव में करीब दर्जन भर गायों को लेकर आ रहे हैं। इनमें एक दो बछड़े भी हैं। यह वीडियो इंडिया टीवी के रिपोर्टर अनुपम ने भेजा है। अनुपम ने बताया कि तस्कर गायों को अलग अलग इलाकों से लाकर एक जगह पर इकट्ठा करते हैं, कुछ दिन अपने पास रखते हैं, फिर मौका देखकर गायों को नाव में बेरहमी से भरकर बांग्लादेश स्मगल कर देते हैं। यह वीडियो उसी वक्त का है जब गौ तस्कर गायों को एक खास जगह पर इकट्ठा कर रहे हैं। जब इनके पास 100-150 गाय इकट्ठा हो जाती हैं तो फिर उन्हें बॉर्डर पार करा करके बांग्लादेश के स्लॉटर हाउसेस में भेज देते हैं। गायों की तस्करी से धुबड़ी के लोकल लोग काफी नाराज हैं, लेकिन तस्करी का नेटवर्क ऐसा है कि उनसे कोई सीधे उलझना नहीं चाहता। जो वीडियो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो चुपके बनाया गया है। ऐसे लोगों की तस्वीरें खींचना या वीडियो बनाना रिस्की काम है। ये लोग ताकतवर हैं, अगर इनकी नजर पड़ गई तो ये वीडियो बनाने वाले का कुछ भी हाल कर सकते हैं। अच्छी बात यह कि पुलिस और बीएसएफ एक्शन ले रही है, ग्राउंड पर एक्शन दिख भी रहा है। कल मैंने आपको बताया था कि बीएसएफ ने 122 गायों को बांग्लादेश के कत्लखानों में जाने से बचाया। आज बीएसएफ की पेट्रोलिंग पार्टी ने 170 और गायों को रेस्क्यू किया। धुबड़ी के 9 अलग अलग बॉर्डर आउटपोस्ट पर से गायों को रेस्क्यू किया गया है। मैंने आपको बताया था कि बॉर्डर पार करने से पहले तस्कर गायों को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं, फिर उन्हें बांग्लादेश भेजते हैं। इसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कभी गायों को केले के पेड़ के तने से बांधकर नदी में बहा दिया जाता है, कभी नाव में भरकर ले जाते हैं। बीएसएफ के जवानों ने एक ऐसी ही नाव को पकड़ लिया जिस पर करीब 30 से 35 गायों को ले जाया जा रहा था। बीएसएफ की पेट्रोलिंग पार्टी को देखकर गायों के तस्कर नदी में कूदकर भाग गए। बीएसएफ के जवानों ने गायों को बचाया, उन्हें सुरक्षित वापस लेकर आए, उनकी नाव जब्त कर ली। जो तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वही गायें हैं जिन्हें बीएसएफ ने बचाया। बीएसएफ की रेड में
तस्कर तो नहीं पकड़े जा सके, लेकिन गायों को बांग्लादेश के स्लॉटर हाउसेज में पहुंचने से बचा लिया गया। अब लोकल पुलिस के जरिए उन स्मगलर्स की तलाश की जा रही है जो नाव में गायों को छोड़कर फरार हो गए थे। असम और पश्चिम बंगाल में सरहद बांग्लादेश से लगती है। बॉर्डर पर कई जगह फेंसिंग नहीं है, नदी ही सरहद का काम करती है और इसका पूरा फायदा ये तस्कर उठाते हैं। नदी के जरिए गायों की तस्करी कई साल से हो रही है। इस पर हमारी नजर पड़ी तो इंडिया टीवी ने इस मुद्दे को उठाया, तस्करों के काले कारनामे दिखाए, गायों के साथ हो रही बेरहमी को उजागर किया। इसके बाद पुलिस और बीएसएफ भी एक्शन में आई, लोकल जनता का सपोर्ट मिला और गायों को बचाया गया। उम्मीद है इससे गायों के हत्यारों के हौसले पस्त हो जाएंगे और गायों की तस्करी का सिलसिला कम से कम अब तो रुकेगा। मैं आपको नीतीश कुमार की बात सुनाऊंगा। आज नीतीश ने किस अंदाज में लालू यादव को जवाब दिया यह भी दिखाऊंगा। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर सोनिया गांधी और लालू यादव को करारा जवाब दिया। लालू यादव ने कल कहा था कि मीरा कुमार बिहार की बेटी है और नीतीश कुमार ऐतिहासिक गलती कर रहे हैं, उन्हें अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। आज नीतीश लालू यादव की इफ्तार पार्टी में गए, उनसे गले मिले, साथ बैठे, खाया पिया, लेकिन फिर कहा कि राष्ट्रपति के इलेक्शन के मामले में उनका स्टैंड लालू से अलग है, कांग्रेस से अलग है। विरोधी दलों की उम्मीदवार मीरा कुमार बिहार की बेटी हैं, लेकिन बिहार की बेटी को चुनाव जीतने के लिए नहीं, हराने के लिए उतारा गया है। हमारा तो बहुत सम्मान है माननीय श्रीमती मीरा कुमार के प्रति, और जो सबसे बड़ी बात है कि बिहार की बेटी होने से मुझे भी बहुत गर्व की अनुभूति होती है। बहुत अच्छा काम उन्होंने किया, मंत्री रहते हुए, स्पीकर रहते हुए, उसमें कोई अलग राय नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, बिहार की बेटी की बात कही जा रही है, तो क्या बिहार की बेटी का चयन हारने के लिए किया गया? अरे बिहार की बेटी का चयन तो जीतने के लिए करना चाहिए था। बिहार की बेटी के प्रति इतना सम्मान था तो इसके पहले 2 बार अवसर थे, उस समय तो बिहार की बेटी याद नहीं आई थी। और मेरी समझ से अब भी इनको पुनर्विचार करना चाहिए और सचमुच बिहार की बेटी के प्रति सम्मान है तो 2019 में जीत की रणनीति बनाइए और 2022 में बिहार की बेटी को राष्ट्रपति बनाइए। अभी आप उम्मीदवार बना सकते हैं और यह उम्मीदवार तो हारने के लिए, तो बिहार की बेटी का चयन हारने के लिए, अरे जीतने के लिए तो चयन कीजिए। नीतीश कुमार ने आज कई राज भी खोले। नीतीश ने कहा कि 4 दिन पहले ही उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी को बता दिया था कि वो रामनाथ कोविंद का समर्थन करेंगे। विपक्ष की मीटिंग से पहले गुलाम नबी आजाद पटना गए थे। उन्होंने नीतीश कुमार से कहा कि हर हाल में विपक्ष चुनाव लड़ेगा। उस वक्त भी नीतीश ने यही बताया था कि वो कोविंद का सपोर्ट करेंगे। हम लोग अपनी ये बात जो विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई थी कांग्रेस पार्टी के द्वारा, उसमें जाकर कह सकते थे, लेकिन उसके एक दिन पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री गुलाम नबी आजाद पटना आए थे और उन्होंने इस विषय पर अपनी राय इस प्रकार से स्पष्ट तौर पर कही कि उस पर कोई गौर भी नहीं करना है। तो फिर ये मुनासिब नहीं लगा कि अब उसमें जाइए और अनावश्यक इस बात पर अब चर्चा कीजिए, क्योंकि जब मन पहले ही बता दिया, जबकि जो पहले दिन हम अपनी भावना प्रकट की थी उससे ऐसा लगा था कि बैठकर बातचीत करेंगे, तो बैठकर अगर खुले मन से बातचीत करते तो हम लोग उसमें यह बात रखते कि राष्ट्रपति के चुनाव को इस प्रकार से कन्फ्रंटेशन का मुद्दा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। लालू जी को पहला दिन भी हमने कहा, उसके बाद श्री रामनाथ कोविंद जी के यहां से मैसेज आया, हम जो जा रहे थे मिलने के लिए, उस समय भी हमने लालू जी को बताया, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी को भी बताया और उसके बाद अपनी राय से भी अवगत कराया। मैडम सोनिया जी का फोन आया, उनको भी हमने बताया कि ये जो व्यक्ति हैं इनका कोई आरएसएस के मूलतः ये व्यक्ति नहीं है। आज नीतीश कुमार ने कुछ नहीं छुपाया। हालांकि रामनाथ कोविंद को समर्थन देने का ऐलान करने के बाद से नीतीश कुमार खामोश थे।
लेकिन विपक्ष के लोग उन पर लगातार हमले करते रहे। आज नीतीश ने बताया कि उनकी पार्टी ने रामनाथ कोविंद को सपोर्ट क्यों दिया। पार्टी के अंदर पूरे तौर पर विचार करके यह निर्णय लिया गया। यह राष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा है। हम नहीं मानते हैं कि इसको कोई एक ऐसा मुद्दा बनाना चाहिए कन्फ्रंटेशन का, और यह निर्णय राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्णय है। और जहां तक जनता दल यू की बात है, ऐसे मसलों पर जनता दल यू स्वतंत्र निर्णय लेती रही है। हम लोग जब एनडीए में भी थे, जब प्रणब बाबू राष्ट्रपति के उम्मीदवार घोषित हुए यूपीए की तरफ से, तो हम लोगों ने समर्थन किया। तो यह नहीं भूलना चाहिए, राष्ट्रपति का पद उस प्रकार से राजनीतिक मुकाबले का पद नहीं है। कल लालू यादव ने कहा था वो नीतीश कुमार को मनाएंगे। आज सुबह भी लालू ने कहा कि वो नीतीश से मिलेंगे, उन्हें समझाएंगे। शाम को लालू की इफ्तार पार्टी में नीतीश आए, लालू से गले मिले, लेकिन पार्टी के बाद लालू का हाव भाव बदला हुआ था। लालू ने कहा कि इफ्तार पार्टी थी, राजनीतिक बात का मौका नहीं था, इसलिए नीतीश से बात नहीं हुई। लेकिन लालू को नीतीश के फैसले का अंदाजा सुबह ही हो गया था, इसलिए लालू ने कहा था नीतीश से भारत की बात करते वाले अचानक क्या खिचड़ी पकी, उन्हें पता नहीं। दो मीटिंग में वो लोग शरीक भी हुए, मैं भी गया था पहले मीटिंग में। तो नीतीश जी से जरूर पूछा था कि भाई क्या करना है, क्या निर्णय लेना है। तो नीतीश जी ने कहा था कि जो सब लोग कहेंगे उसको मानना है, हम लोग को एक साथ चलना है। अब एकाएक क्या पता नहीं क्या खिचड़ी पकी, नीतीश जी का पार्टी जदयू ने नाम बोल दिया, भाजपा के उम्मीदवार का, आरएसएस के उम्मीदवार का नाम ले लिया, जबकि हम लोग नीतीश जी के राह पर ही जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि संघ मुक्त भारत बनाना है। जरूर नीतीश जी से बात करेंगे और अपील करेंगे कि आप लोग इस पर पुनर्विचार करिए। ऐतिहासिक गलती तो आप लोगों से हो गई है। और दूसरा का सवाल है कि हमारा गठबंधन का जो यहाँ सरकार है, सरकार हमारी चलेगी, सरकार से हम लोग अलग थलग जाने वाले नहीं हैं। लालू ने कहा कि नीतीश कुमार से संघ मुक्त भारत बनाने की अपील करेंगे। नीतीश ने इस बात का भी जवाब दिया। नीतीश ने कहा कि विपक्षी रणनीति ही गलत है, वो विपक्ष के साथ है, विपक्षी एकता जरूरी है, लेकिन जब हार सामने हो तो एकता का क्या मतलब। 2019 के जीत की रणनीति बनानी चाहिए और कैसे मुकाबला करेंगे। मैं समझता हूं कि 2019 के जीत की रणनीति नहीं है, ये तो तात्कालिक रूप से हार की रणनीति है। इसका परिणाम सुस्पष्ट है, उसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। विपक्ष की यूनिटी तो जरूर करनी चाहिए और विपक्ष की यूनिटी करके 2019 के जीत की रणनीति तैयार करनी चाहिए। शुरुआत ही कर दिया आपने हार की रणनीति से। अरे जीत की रणनीति बनाइए। नीतीश कुमार की तारीफ करनी होगी। उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया, किसी सवाल को टालने की कोशिश नहीं की। हालांकि उनकी सरकार लालू यादव के सपोर्टर पर डिपेंडेंट है, उसका पूरा सपोर्ट जो है उस पर निर्भर है। कांग्रेस से भी उनका अलायंस है, लेकिन इन दोनों ने मीरा कुमार को बिहार की बेटी कहकर राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। इन लोगों को लगता था इससे नीतीश कुमार प्रेशर में आ जाएंगे और अपना फैसला बदलने को मजबूर हो जाएंगे, लेकिन नीतीश ने सारे तर्कों की हवा निकाल दी जब उन्होंने कहा कि बिहार की बेटी को हराने के लिए लड़ा जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि पहली बार एक बड़े सवाल पर लालू और नीतीश दोनों ने अपनी राय अलग अलग जाहिर की है। इसका असर आने वाले दिनों में बिहार की सियासत पर दिखाई देगा। राष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष की फूट के अलावा आज एनडीए की ताकत का प्रदर्शन भी हुआ। मौका था एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के नॉमिनेशन का। रामनाथ कोविंद के नॉमिनेशन के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अमित शाह, एल के अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और एनडीए के सहयोगी दलों के सारे नेता मौजूद थे। नॉमिनेशन के दौरान कोविंद को सपोर्ट करने के लिए तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर पलनीस्वामी, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू भी दिल्ली पहुंचे। रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति बनना तय है। कोविंद को 61% से ज्यादा वोट मिलने की उम्मीद है। 48.6% वोट तो अकेले एनडीए के पास ही हैं। एआईएडीएमके, जेडीयू, बीजेडी
टीआरएस और वाईएसआर कांग्रेस के सपोर्ट से एनडीए की जीत पक्की है। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि मीरा कुमार को कांग्रेस ने उम्मीदवार तब बनाया जब हार तय है। इससे साफ है कि कांग्रेस दलितों का अपमान करती है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इसके प्रति ईमानदार नहीं है। अगर सचमुच श्रीमती मीरा कुमार जी या दलितों के प्रति उनके भाव होते तो पिछली बार ही मीरा कुमार जी को ये लोग प्रत्याशी बना सकते थे। उन्होंने नहीं बनाया। केवल जब भारतीय जनता पार्टी ने श्री रामनाथ कोविंद जी का नाम आगे किया तो केवल आपस में लड़ाने के लिए और दलितों का अपमान करने के लिए कांग्रेस ने इस प्रकार की रणनीति अपनाई है। उनके एजेंडे में सचमुच दलित होता तो मीरा कुमार जी को पिछली बार ही वे प्रत्याशी बनाए होते। बीजेपी नेताओं की बात सही है। नीतीश कुमार ने यही बात लालू को समझाई, लेकिन कांग्रेस और लालू को बात समझ में नहीं आई। असल में राष्ट्रपति के चुनाव में कुल इलेक्टोरल कॉलेज का नंबर 10,98,903 है। जीत के लिए 5,49,452 वोटों की जरूरत है। अकेले बीजेपी के इलेक्टोरल कॉलेज में 4,42,117 वोट हैं और कांग्रेस के पास 1,62,478। अगर एनडीए और दूसरे दलों के वोट मिला दिए जाएं तो एनडीए के पास करीब 61% वोट हैं, थोड़े ज्यादा ही होंगे इससे। रामनाथ कोविंद की जीत में कोई शक नहीं है, इसलिए नीतीश ने लालू और कांग्रेस को समझाया जिस लड़ाई में हार साफ दिख रही हो उसमें मैदान में जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लालू और कांग्रेस की बात नहीं समझ आई क्योंकि मामला नरेंद्र मोदी के विरोध का है। थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश से चौंकाने वाली तस्वीरें। आपको अंदाजा लगेगा प्याज किस तरह किसानों की आंखों में आंसू ला रहा है। आज की बात में अब आपको मध्य प्रदेश से आई ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगा जो शिवराज सिंह चौहान को परेशान कर सकती हैं। मध्य प्रदेश में प्याज किसान एक बार फिर सड़कों पर आ गए हैं, लेकिन इस बार आंदोलन नहीं हो रहा। किसान अपनी फसल को बेचने के लिए मंडियों के बाहर कई कई दिन तक सड़कों पर लाइन में लगने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन अब नई मुसीबत बारिश की है। किसान जितना प्याज लाए थे उसके खराब होने का खतरा बढ़ गया है। किसान प्याज के आंसू रो रहे हैं। असल में मध्य प्रदेश में इस बार प्याज की बम्पर पैदावार हुई, इसलिए किसानों को प्याज का सही रेट नहीं मिल पाया। किसानों को राहत देने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने 8 रुपए किलो प्याज खरीदने का ऐलान कर दिया। खरीद शुरू हुई तो कृषि मंडियों के सामने लाइन लग गई। कई जगह प्याज से लदे ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लाइन 8 से 10 किलोमीटर लंबी हो चुकी है। आलम यह है कि 7-7 दिन इंतजार करने के बाद किसानों का नंबर आता है और अब बारिश ने किसानों को और परेशान कर दिया है। पानी गिर रहा है और पानी में खड़े हैं हम, और पानी बहुत देर से गिर रहा है। सामान हमारा प्याज ऐसे ही खराब हो रहा है यहाँ ट्रैक्टर के ऊपर। कितने दिन हो गए आप लोगों को इस तरह से यहाँ खड़े हुए? हमें यहाँ पे 8 दिन हो गए। 8 दिन खड़े होते होते 7-8 दिन हो गए। 7-8 दिन इतना वक्त क्यों लग पा रहा है? इसलिए लग पा रहा है कि जो हमारा प्याज है जहाँ हम ले जा रहे हैं वहाँ पे मंडी में रखने के लिए इसकी जगह नहीं है। कितने दिनों से आप यहाँ? 8 दिन होगा हमारे। बहुत परेशान है। पानी भी को बोनी भी करनी रोज दिन। आज मतलब आज पटवारी का वो लिखा हुआ मांग रहे हैं सर कि दूसरी तहसील से। ऐसा है कि पहले क्या था सर, पहले ये सिस्टम था सर कि पहले टोकन बांट दिया जाता था जिसके बाद नंबर आता था। लेकिन अभी क्या कर दिया कि बाहर से कोई भी किसान आया तो उसके लिए बोले सत्यापन करवाइए, आप पहले पटवारी को बुलाइए, पटवारी से लिखित करिए, उसके बाद में ग्राम सेवक की सील लगवाइए, इसके बाद में ही आपका प्याज तुला जाए। बताइए आप कितने दिनों के इंतजार, कितने दिनों की कतार के बाद? 4थे दिन हो गया आज बराबर, अभी भी कांटे के ऊपर पड़ा है, अभी तुल के नहीं जा रहा। 2 दिन से तोल बंद है। जगह नहीं है। 25-30 ट्रैक्टर तोलते हैं बस रोज। 25-30 ट्रैक्टर तोलते हैं और बंद कर देते हैं। देखो ट्रैक्टर लेके आया था मैं, और मेरा इनसे ये निवेदन है कि अगर आपको प्याज नहीं खरीदना आप सीधे सीधे आके मना करो ना, उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन थोड़ी ना हमारा। सीधे सीधे किसानों के यहाँ पानी गिर गया तो बोनी वगैरह आगे का काम देखना हमें। मध्य प्रदेश के सीहोर में भी प्याज खरीद केंद्र बनाया गया है, लेकिन खरीद केंद्र तक पहुंचने में किसानों को कई कई दिन लग रहे हैं। बारिश की वजह से कई किसानों का प्याज रास्ते में सड़ गया। 5 दिन हो गए हमें यहाँ प्याज लाए हुए, और जिसके बाद हम पानी अलग से गिर रहा है, बोनी करें कि प्याज तुलवाएं। पानी भी गिर रहा है, 4-5 दिन हो गए खड़े खड़े, और इस वजह से प्याज भी सड़ रहा है, तिरपाल भीग गई है।
हम भी बिक जाते हैं, ना पानी का ठिकाना ना खाने का ठिकाना। प्याज बगल गिला हो गया और प्याज सड़ी रहा है, बदबू मारी रहा है। वह शाम के पानी आ गया तो टाली नीचे रात बिताई, कुछ भी बचे ही नहीं। अब बर्बादी का काम है सब। ये तो बोनी के पानी अलग गिर गया, पानी गिर गया, बोनी करे तो कहाँ से करे, ट्रैक्टर यहाँ पे लगा दिया हमने। शिवराज सिंह चौहान ने भी माना कि प्याज की बम्पर पैदावार की वजह से किसानों को उनका सही दाम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि सारा प्याज खरीद लिया जाए। चाहे वो हार्टिकल्चर की फसलें हो, प्याज हो, आलू हो, लहसुन हो, टमाटर हो, चाहे फल हो और चाहे दालें हो, बम्पर उत्पादन मध्य प्रदेश में हुआ है। ये हमारे लिए आनंद और प्रसन्नता का कारण भी है, लेकिन बम्पर उत्पादन के कारण कीमतें गिरी है, वो एक समस्या है किसान के लिए। हाँ, प्याज की खरीदी हो रही है। अब तक 3,92,000 टन प्याज हम लोग खरीद चुके हैं। 32 लाख मीट्रिक टन प्याज पैदा हुआ है। चारों तरफ प्याज के ढेर ही ढेर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम भी हिम्मत से खरीद रहे हैं। ये बात सही है कि शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को राहत दी। प्याज का मिनिमम सपोर्ट प्राइस डबल कर दिया, 8 रुपए प्रति किलो प्याज खरीदने का ऐलान कर दिया। प्याज की पैदावार इतनी ज्यादा हुई है कि सरकार 8 रुपए प्रति किलो प्याज खरीदने के बाद सरकारी दुकानों पर 2 रुपए प्रति किलो इसे बेचेगी, यानी पर किलो सरकार को 6 रुपए का नुकसान होगा। ये किसी भी सरकार के लिए बड़ी हिम्मत का काम है, लेकिन इसके साथ साथ शिवराज सिंह चौहान को प्याज खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, जिससे किसानों की फसल बारिश में खराब ना हो जाए। लेकिन इससे ऊपर नेशनल लेवल पर यह सोचने की जरूरत है कि अगर किसान मेहनत करके ज्यादा पैदावार करता है तो किसान को नुकसान ना हो, उसे अपनी फसल का सही दाम सही वक्त पर मिल जाए। थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे आज की अच्छी खबर। आपको बताएंगे सलमान खान ने एक ऐसा तरीका निकाला है जिससे गरीब की मदद होगी। आपको बताते हैं सलमान खान के नई आइडिया के बारे में। सलमान की फिल्म ट्यूबलाइट आज रिलीज हुई और इस फिल्म को जबरदस्त ओपनिंग मिली। ज्यादातर थिएटर्स हाउसफुल रहे। फिल्म के रिलीज के साथ साथ सलमान ने एक नया ऐलान किया। पीवीआर सिनेमाज में कोई भी फिल्म देखकर आप सलमान की बीइंग ह्यूमन के जरिए गरीबों की मदद कर सकते हैं। बीइंग ह्यूमन और पीवीआर सिनेमाज के बीच में एक टाइप हुआ है। अगर दर्शक चाहें तो किसी भी फिल्म की टिकट के साथ 2 रुपए का डोनेशन दे सकते हैं। यह डोनेशन बीइंग ह्यूमन के अकाउंट में जाएगा और इस पैसे का इस्तेमाल गरीबों के इलाज के लिए, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए किया जाएगा। सलमान ने आज इस बात का ऐलान किया। 8 करोड़ लोग आएंगे इस कौन दे रहा है? आप दे रहे हैं। और आप कितना दे रहे हो? सिर्फ 2 रुपए। और वो कितना हो जाता है? वो 16 करोड़ हो जाता है। अब 16 करोड़ के अंदर यू कैन डू वंडर्स। कितने हार्ट ऑपरेशंस, कितने कैंसर, कितने कैटरैक्ट्स, और ये आपका चॉइस है। आपको देना है दो, नहीं देना है नहीं दो। सलमान अपनी कमाई में से अब तक बहुत गरीबों के लिए काम करते आए हैं, ऑपरेशंस कराते हैं, इलाज कराते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा देते हैं और इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। लेकिन गरीबों की मदद का यह नया तरीका निकाला है, अच्छी बात है, इसकी तारीफ होनी चाहिए।